वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल 1 पे। तो चलिए आज हम लोग क्रॉन बिहार सामान्य ज्ञान में आज हमारा 10वां पार्ट है। पार्ट 10th को हम लोग करेंगे। हम लोगों के सीरीज में जो चैनल पे चल रहा है ये हमारा जो है पार्ट 10th है जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को देखेंगे। बिहार में जो रॉलेट कानून के विरुद्ध जो भी आंदोलन हुआ उसे हम लोग देखेंगे बिहार के संबंध में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग बोलते हैं कि जिस बुक को जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं पेज में उसी को बताइए, क्योंकि एक्स्ट्रा भी कुछ बताते हैं जो कि बुक में नहीं होता है, इसलिए मैं बताता हूँ। लेकिन आप लोगों का कमेंट्स आया था कि केवल वही बताएं जो है, तो ठीक है। अब चूँकि जो मैं राज्य वाला वीडियो करवा रहा हूँ पर मनोरमा ईयर बुक से जो करवा रहा हूँ उसमें बुक में जीआई टैग या बहुत सारे इम्पोर्टेंट तथ्य नहीं थी, इस कारण से मैं उसको एडिशनल जोड़ा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो जो भी नए हैं इस चैनल पर जो भी नए आए हुए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और सुपर 25 बैच जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, एजुकेशन हब फॉर ऑल का जो चैनल पे जो दिया गया था सुपर 25 का, वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट चाह रहे हैं वो जल्द से जल्द अपना डिटेल भेजें और जुड़े। वो आपकी काबिलियत पे डिपेंड करेगी कि आप जुड़ पाएंगे या नहीं, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं क्योंकि 25 स्टूडेंट को ही जोड़ा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला है रॉलेट एक्ट कानून के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसे हम लोग समझेंगे। ये जो भी पॉइंट है टोटल इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के ख्याल से, खास करके जो बीपीएससी देने वाले हैं उनके लिए तो खैर कहना ही नहीं है, बाकी और भी जो एग्जाम दे रहे हैं लोग उनके लिए भी इम्पोर्टेंट। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 4 अगस्त 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था, 14 से 18 तक। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 4 अगस्त 1914 से 11 नवंबर 1918 के समाप्त होते ही औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने 21 मार्च 1919 को अराजकता एवं क्रांतिकारी अपराध कानून, जिसे हम लोग बोलते हैं रॉलेट एक्ट, पारित कर दिया। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? तो अराजकता एवं क्रांतिकारी अपराध कानून। ठीक है, इसी को बोला गया क्या? रॉलेट एक्ट। समझ जाइएगा बात को। कब? तो जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होती है वैसे ही ब्रिटिश सरकार क्या करता है? तो 21 मार्च 1919 को अराजकता एवं क्रांतिकारी अपराध कानून रॉलेट एक्ट पारित कर दिया। यह कानून न्यायाधीश रॉलेट के नाम से जाना जाता है। यह कानून का जो नाम है, एक जस्टिस थे, न्यायाधीश थे रॉलेट, उन्हीं के नाम पर जाना गया है। क्योंकि रॉलेट कानून के तहत किसी भी भारतीय नागरिक को मात्र संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, कोई मुकदमा नहीं, कोई ये नहीं। ठीक है, तो तथा गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर उसे सजा दी जा सकती थी। अंग्रेजी सरकार स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों को दबाने के नाम पर भारतीयों के मौलिक अधिकारों का हनन करना चाहते थे। इस कानून के द्वारा कानून के द्वारा अपील, वकील व दलील की नीति को समाप्त कर दी गई थी। न वकील, न अपील, न दलील, ना ही आप अपील कर सकते हैं, ना ही आप वकील रख सकते हैं, ना ही किसी दलील को दे सकते हैं, सफाई दे सकते हैं, की नीति को समाप्त कर दी गई। इसलिए भारतीयों ने क्या किया? तो इस कानून को काला कानून नाम दिया। याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, भारतीयों ने इसे नाम दिया। रॉलेट कानून के विरुद्ध बिहार में 1919 फरवरी के अंतिम दिनों में शुरू हो गए। पटना, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, रांची, छपरा, मानभूम में विरोध प्रकट करने के लिए सार्वजनिक सभाएं आयोजित होने लगे। इस सभाओं में राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, पूर्णेंद्र नारायण सिंह, सैयद हसन इमाम
हरनंदन लाल, महमूद सीबी सहाय, बीबी वर्मा, ख्वाजा अब्दुल मजीद, शर्राफ हसन खान, निरसू नारायण सिंह, गणेश दत्त, शंभू शरण शर्मा, राय ब्रज राय कृष्ण, बाल गोविंद, मालवीय, मथुरा नाथ सिन्हा, योगेंद्र नाथ बनर्जी, तुलसी सिंह प्रभृति नेताओं ने आक्रोश व्यक्त किए। 6 अप्रैल को पटना में एक विशाल, याद रखिएगा 6 अप्रैल को पटना में क्या हुआ, तो एक विशाल जुलूस निकाला गया जो किला मैदान पटना सिटी में वह सभा परिणत हो गई। सभा क्या हुआ, सिटी में वह सभा में परिणत होगी। जो जुलूस निकला था वो सभा में तब्दील हो गई। इससे 1 लाख से अधिक लोग इसमें जो है क्या हुआ, तो 1 लाख से अधिक लोग सम्मिलित हुए थे इस सभा में। सरकारी आंकड़ा 5 से 10 हज़ार, जबकि एक अन्य सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 75,000 थी। बिहार के वकीलों ने कोर्ट का बहिष्कार किया। रांची में नागरमल मोदी, पूर्णचंद्र मित्रा और गुलाब नारायण तिवारी, रामचंद्र प्रसाद, रामरक्ष ब्रह्मचारी, चंपारण में गौरख प्रसाद, रघुनाथ लाल, राजकुमार शुक्ल, तम्माजी, मुजफ्फरपुर में महबूब हसन खान, गया में राय हरि प्रसाद लाल, बजरंग दत्त शर्मा, जयनाथ प्रसाद, छपरा में जीवन नंदन शर्मा के नेतृत्व में सभा आयोजित कर आक्रोश व्यक्त किए। रांची की सभा स्थल प्रशासन द्वारा तय किया गया था और वक्ताओं ने जो कहे उसे राइटर द्वारा नोट भी किया जाता था। राइटर जो होता है उसके द्वारा नोट भी किया जाता था। 30 मार्च को पूरे बिहार में हड़ताल, यानी आजकल की तरह बंद आयोजन को तब के समय हड़ताल कहा। अभी जो बंदी हम लोग कहते हैं उसे क्या कहता था, तभी हड़ताल कहा जाता था। अभी भी हड़ताल कहता है, हड़ताल कहा रखी गई। पूरा बिहार रौलट कानून के विरोध में आक्रोशित रही थी। समझ के बाद तो क्या हुआ, ये काला कानून। अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन है क्या, उसे भी समझ ले। मेन पॉइंट जो मैं बताया, डेट, जैसे काला कानून किसके नाम पे रखा गया, इसका मतलब क्या था, कब क्या हुआ, समाप्त कब हुआ, तो ये सब 30 मार्च को पूरा हड़ताल किया गया था। आक्रोशित लोग विरोध कर रहे थे रौलट कानून का। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं खिलाफत आंदोलन पे। विश्व के मुसलमान टर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। क्या समझे, विश्व भर के जो मुसलमान हैं वो टर्की के सुल्तान को, कहा के, तो तुर्की के सुल्तान को क्या मानते थे, तो अपना खलीफा मानते थे। भारतीय मुसलमानों के बीच वह गुरु तुल्य था और भारत के जो मुसलमान हैं उनके लिए वो क्या था, गुरु था। इसलिए भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ दिया। बात को समझिएगा, खिलाफत आंदोलन है क्या, विश्व के मुसलमान टर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे तथा भारतीय मुसलमानों के बीच वह गुरु तुल्य थे, गुरु के समान थे। इसलिए भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ दिया जिसका नाम कहलाया खिलाफत या खिलाफ आंदोलन। इस आंदोलन को महात्मा गांधी और राष्ट्रीय कांग्रेस का भी समर्थन प्राप्त था। यह भी याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी समर्थन प्राप्त था, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ। दिल्ली में खिलाफत सम्मेलन 24 नवंबर 1919 को गांधी जी की अध्यक्षता में हुई थी। ये भी याद रखिएगा, दिल्ली में यह सम्मेलन जो है खिलाफत सम्मेलन 24 नवंबर 1919 को गांधी जी की अध्यक्षता में हुई। 2 भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन को विस्तार रूप प्रदान दिया। अब आप बोलेंगे इनमें 2 किन लोगों का अहम रोल था, अहम भूमिका थी, तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन को विस्तार का रूप प्रदान किया। टर्की के खलीफा को अपमानित किए जाने पर बिहार में इसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। पटना, रांची, गया, भागलपुर, छपरा, मुजफ्फरपुर सहित बिहार के गांव कस्बों में भी खिलाफत आंदोलन के लिए कार्य शुरू हो गए। पटना सिटी में खिलाफत की समस्या पर इश्तहार लगाया गया, जिससे फजलुल हक, अब्दुल कासिम, हसरत मोहानी और ताजुद्दीन और मोहम्मद अकरम
खां के हस्ताक्षर थे। 19 मार्च 1920 को अब्दुल बारी, अबुल कलाम आज़ाद और शौकत अली के आह्वान पे पूरे बिहार में हड़ताल की गई। याद रखिएगा 19 मार्च 1920। खिलाफत आंदोलन के नेताओं के आमंत्रण पर मौलाना शौकत अली ने बिहार का दौरा किया। शौकत अली 24 से 25 अप्रैल 1920 को पटना में सभाएं आयोजित की गई। 27 अप्रैल को मुंगेर में सभा हुई। गया पहुंचने पर शौकत अली की तबीयत खराब हो गई, इस वजह से वह सभा में नहीं जा सके। गया सभा में कृष्ण प्रकाश सिन्हा ने सरकार द्वारा प्रदत्त सम्मान लौटा देने की घोषणा की। इस सभा में क्या हुआ, तो गया के सभा में एक तो शौकत अली नहीं गए क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई, तो गया की सभा में कृष्ण प्रकाश सिन्हा, याद रखिए कृष्ण प्रकाश सिन्हा ने जो उन्हें सम्मान दिया था वो लौटा देने की घोषणा की खिलाफत आंदोलन के द्वारा। रांची में मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चलाया गया। वह उस समय रांची में नजरबंद थे। कौन? मौलाना आज़ाद। नजरबंदीवस्था में भी उन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। नागरमल मोदी, गजनफर मिर्जा, मौलवी उस्मान, अली इमाम, गुलाब नारायण तिवारी, रामचंद्र प्रसाद आदि मौलाना आज़ाद को सहयोग कर रहे थे। उलेमा का सम्मेलन फुलवारी शरीफ में 15 से 16 मई 1920 को हुआ। उसमें कानपुर के कादिर, आज़ाद सोभानी और मथुरा के अब्दुल मजीद ने भी भाग लिया। फुलवारी शरीफ के शहाबुद्दीन ने उलेमा की उपाधि त्याग दी और शाह सुलेमान ने सरकार दंडाधिकारी का पद, याद रखिएगा सुलेमान ने दंडाधिकारी का पद त्याग दिया सरकार का, और शहाबुद्दीन ने उलेमा की उपाधि को त्याग दी। किसने? तो अब्दुल माजिद ने भी भाग लिया। फुलवारी शरीफ के शहाबुद्दीन ने उलेमा की उपाधि को त्याग दी और शाह सुलेमान ने सरकार के दंडाधिकारी के पद को त्याग दिया। गुलाम इमाम और कुछ अन्य व्यक्तियों ने जून में कई सभाएं पटना में आयोजित किए। 5 जून को सभी ख्वाजा अब्दुल माजिद एवं डॉक्टर सैयद महमूद ने बांकीपुर मैदान में सभा की। मजरुल हक ने बिहार के अनेक क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने खलीफा के प्रति अंग्रेजों के विश्वासघात पर लोगों को पूरी जानकारी दी ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता कायम हो सके। मौलाना शौकत अली ने बिहार का दौरा करते हुए कहा कि विशेष परिस्थितियों में सरकारी नौकरियों के बहिष्कार एवं सरकार के साथ असहयोग आवश्यक हो सकते थे। खिलाफतवादियों ने 1 अगस्त को खिलाफत दिवस के रूप में इसको औपचारिक रूप से आरंभ कर दिया। याद रखिएगा 1 अगस्त को खिलाफत दिवस के रूप में इसको औपचारिक रूप से आरंभ कर दिया। 20 जून 1920 को इलाहाबाद में हुए हिंदू मुस्लिम नेताओं की बैठक में असहयोग आंदोलन भी चलाए जाने का निर्णय लिया गया। जब मुस्तफ़ा के नेतृत्व में टर्की के खलीफा की सत्ता समाप्त कर दी गई, तब 1922 में यह आंदोलन पूर्ण रूपेण समाप्त हो गए थे। आप खलीफा का जो खिलाफत आंदोलन था क्या था 1922 में यह आंदोलन पूर्ण रूप से समाप्त हो गई, जब मुस्तफ़ा के नेतृत्व में टर्की के खलीफा की सत्ता को ही समाप्त कर दी गई थी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरियों को बहिष्कार किया गया। आपने देखा तो खिलाफत आंदोलन के दौरान क्या हुआ, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार एवं सरकार के साथ असहयोग करने की भावना का बीजारोपण हो चुका था। कब हो गया था, तो खिलाफत आंदोलन में ही हो चुका था कि इसका बहिष्कार करना है सरकारी नौकरी का, या सरकार के साथ सहयोग नहीं करना है। उस भावना का बीजारोपण आपका खिलाफत आंदोलन में ही हो चुका था। और 20 जून 1922 को इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम नेताओं की एक संयुक्त बैठक हुई थी, जिसमें असहयोग आंदोलन चलाए जाने का निर्णय लिया गया था। तो कब निर्णय लिया गया था, 20 जून 1920 को, याद रखेंगे।
कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन 4 से 9 सितंबर 1920 तक हुआ, जिसमें महात्मा गांधी द्वारा असहयोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। याद रखिएगा, कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था 4 से 9 सितंबर 1920 तक, जिसमें क्या किए महात्मा गांधी ने किया क्या कि असहयोग प्रस्ताव जो था उसे प्रस्तुत किया। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया किसने असहयोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया, तो महात्मा गांधी ने किया था, जो 893 के विरुद्ध 1885 मतों से स्वीकृत हुआ था। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में बिहारी प्रतिनिधि की संख्या 300 से अधिक थी। बिहार के लगभग 180 प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था। बिहार में असहयोग प्रस्ताव पर विभिन्न दिशाओं में काम शुरू कर दिए गए। राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, गोरख प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, मोहम्मद शफी एवं अन्य नेताओं ने काउंसिल चुनाव में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। 5 अक्टूबर को बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुए और मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी एक उप समिति गठित की गई। बिहार में असहयोग आंदोलन को प्रभावी बनाने हेतु महात्मा गांधी ने दिसंबर में अल्पकालीन दौरा किया। भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर के उनके दौरे के पश्चात वहां राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए गए। याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी के दौरे के समय में क्या हुआ वहां पे, तो राष्ट्रीय विद्यालय का स्थापना। कुछ स्कूलों को विश्वविद्यालय से असंबद्ध करके उन्हें राष्ट्रीय संस्थाओं में परिणत कर दिया गया। 5 जनवरी 1921 को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। याद रखिएगा, बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय का स्थापना कब हुआ, तो 5 जनवरी 1921। यही डाटा से याद करना है। गांधी जी 6 फरवरी 1921 को राष्ट्रीय महाविद्यालय तथा बिहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन किया। महात्मा गांधी के द्वारा ही राष्ट्रीय महाविद्यालय और बिहार विद्यापीठ की औपचारिक उद्घाटन महात्मा गांधी के द्वारा 6 फरवरी 1921 को किया गया। बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य था राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन करना। बिहार विद्यापीठ के कुलपति मजरूल हक एवं प्राचार्य पद पर राजेंद्र प्रसाद हुए। ठीक है, बिहार विद्यापीठ के जो कुलपति थे कौन थे, मजरूल हक, और प्राचार्य के किनको बनाया गया था, तो राजेंद्र प्रसाद। मेधावी छात्र भी सरकारी स्कूलों को त्याग कर राष्ट्रीय संस्थाओं में आने लगे। असहयोग की आंदोलन की घोषणा के साथ पूरे बिहार में एक ज्वार सा आ गया। जिलों में कांग्रेस कार्यालय की स्थापना की जाने लगी। उत्साहित युवा कांग्रेस के साथ जुड़ते चले गए। उन दिनों कांग्रेस के साथ जुड़ने का अर्थ लगाया जाता था कि अब उसका जीवन जेल में ही बीतेगा। मतलब समझ जाइए, जो कांग्रेस से जुड़ते थे मतलब ऐसा था कि वो मतलब था क्या, अर्थ था कि लगाते थे लोग कि अब उसका जीवन जेल में ही बीतेगा। जेल जाना तब के समय में एक सामाजिक अपराध माना जाता था, अभी भी माना जाता है, परंतु स्वराज की भावना से लोग कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने लगे। पुरुष, महिला, युवा, वृद्ध सभी देश की स्वतंत्रता की भावना के साथ असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। छात्रों ने सरकारी स्कूलों को त्याग कर कांग्रेस द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय में अध्ययन करने लगे। वकीलों ने कोर्ट का बहिष्कार शुरू कर दिया। अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने के लिए अपने पद को त्याग कर लोग स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने लगे। शराब तथा विदेशी वस्तुओं के दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम शुरू हो गया। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्य शुरू हो गया। स्वराज की भावना से ओतप्रोत परिवार के सदस्य स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने लगे। अब क्या बात थी, तो बिहार में अंग्रेजी सरकार को असहयोग करने का कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के पूर्व से शुरू हो गया था। क्योंकि रॉलेट कानून के पारित होते ही ये सारा चीज स्टार्ट हो गया था। बिहार में औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने के लिए असहयोग शुरू किया गया था, परंतु गांधी जी द्वारा शुरू हुआ असहयोग आंदोलन ने पूरे बिहार को
स्वराज के लिए झकझोर दिया। बिहार में 6 अप्रैल 1919 हड़ताल हुई। हड़ताल से पूरा बिहार ठप हो गया और 11 अप्रैल को गांधी जी गिरफ्तारी को लेकर पूरे बिहार में असंतोष व्यक्त किया गया और सत्याग्रहियों ने प्रतिज्ञा पत्र अपने हस्ताक्षर भी किए। इसी दौरान पूरे बिहार में जालियांवाला बाग कांड के खिलाफ जन आंदोलन भड़क उठा। जनरल डायर ने हजारों निहत्थों भारतीयों की हत्या कर दी थी, जिससे पूरा देश स्तब्ध रह गया था। परिणाम स्वरूप बिहार सहित पूरे देश में औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध रोष की लहर फैल गई। इसी जन आंदोलन से बिहार में असहयोग आंदोलन का भी प्रचार प्रसार हुआ। असहयोग आंदोलन के प्रारंभिक चरणों में खिलाफत के प्रश्न से जुड़ा रहा, क्योंकि खिलाफत के बाद ही तो स्टार्ट हुआ। तो गांधी जी टर्की के खलीफा के प्रति अन्याय एवं जालियांवाला बाग कांड दोनों मुद्दों पर सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाने का आह्वान किया। 2 चीज याद रखिएगा, एक तो टर्की के खलीफा के प्रति जो अन्याय हुआ एवं दूसरा जालियांवाला बाग कांड जो हुआ, ये दोनों मुद्दों पर सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाने का आह्वान किए थे गांधी जी। 1920 में राजेंद्र प्रसाद की सभापतित्व बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की एक बैठक भागलपुर में हुई थी। याद रखिएगा 1920 राजेंद्र प्रसाद की सभापतित्व। इसमें गांधी जी के प्रस्ताव को पारित किया गया। ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के मुद्दे को भी असहयोग आंदोलन में मिला लिया गया। मतलब ब्रजकिशोर ने अपने सलाह दिए कि जैसे स्वराज वैसे असहयोग, तो दोनों मुद्दों को एक साथ मिला लिया गया। इस आधार पर पूरे बिहार में असहयोग कार्यक्रम चलाने लगे। स्वराज की भावना से उत्प्रेरित होकर मजरूल हक ने दीघा के पास अपने मित्र खैस मियाँ की जमीन पर सदाकत आश्रम की स्थापना किया। याद रखिएगा, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया? तो मजरूल हक ने दीघा के पास अपने मित्र खैस मियाँ की जमीन पर सदाकत आश्रम की स्थापना किया। सदाकत आश्रम समझ के आप गांधी जी को मत टिक मारिएगा। यह आश्रम बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्यालय बना। 30 सितंबर 1921 से मजरूल हक ने सदाकत आश्रम से ही द मदरलैंड नामक एक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। याद रखिएगा, सदाकत आश्रम से ही मजरूल हक ने क्या निकालना स्टार्ट किया? तो द मदरलैंड। मजरूल हक ने, याद रखिए 2 क्वेश्चन हो गया, मजरूल हक, सदाकत आश्रम, मजरूल हक, द मदरलैंड, 2 क्वेश्चन हो गया। इसी समाचार पत्र का उद्देश्य राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार एवं हिंदू मुस्लिम एकता का पाठ के रूप से था। असहयोग आंदोलन से बिहार के लोगों में स्वराज तथा स्वदेशी की भावना गहरी बैठ गई थी। जन जागरण कार्यक्रम चलाने के लिए बिहार के बड़े नेता राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, दीपनारायण सिंह, बद्रीनाथ वर्मा, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, गोरख प्रसाद, अब्दुल बारी, जगत नारायण लाल इत्यादि बिहार का दौरा कर जन जागरण कार्यक्रम चलाते रहे। असहयोग कार्यक्रम में प्रगति लाने के लिए गांव कस्बों तक सभाएं आयोजित किए गए। पटना, भागलपुर, शाहबाद, गया, पूर्णिया, मुंगेर, रांची, हजारीबाग, पुरुलिया अब बंगाल में है, दुमका, धनबाद सहित बिहार के सभी जिलों में प्रतिदिन असहयोग आंदोलन करने के संबंधी कोई न कोई कार्यक्रम चलाया जाने लगा। असहयोग आंदोलन नीति अनुरूप चल रही थी कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौड़ी चौड़ा नामक स्थान पर एक उग्र भीड़ ने 21 सिपाहियों को जिंदा जला दिया था। हम लोग पढ़े भी हैं, चौड़ी चौड़ा कांड जला दिया। तो गांधी जी ने कब? 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौड़ी चौड़ा कांड। ये भी एक क्वेश्चन है जो हम लोग मॉडर्न में पढ़ते हैं, इसे भी यहाँ देख लें। 5 फरवरी 1922 को चौड़ी चौड़ा में 21 लोगों ने क्या किया था? जिंदा जला दिया था सिपाहियों को, 21 लोगों को। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। इस कारण से चौड़ी चौड़ा कांड के 5 फरवरी 1922 प्रायश्चित के रूप में गांधी जी ने 12 फरवरी को 5 दिनों का उपवास रखा था। इसी को प्रायश्चित करने के लिए शुरू किया। इस समय मार्गदर्शन करने वाले सभी बड़े कांग्रेसी नेता जेल में बंद थे। असहयोग आंदोलन के रुकने से
स्वराज्य प्राप्ति लगभग संशय के घेरे में आ गई। जनता के निराशा की भावना पैदा हो गई। इसी समय 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के गया जिले में आयोजित किया गया। याद रखिएगा, इसी समय किस समय, तो जिस समय सहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड, 5 दिन के उपवास में बैठे, तो उसी समय क्या हुआ था, 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ। अब पूछेगा कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के गया में कब हुआ, तो 1922 में गांधी जी के निर्णय की आलोचना करते हुए मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास एवं NC केलकर ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया। यहीं पे, तो कहाँ पे, तो गया के में जो अधिवेशन था कांग्रेस का। इसके बाद हम लोग देखेंगे साइमन कमीशन। तो आज हमारा 3 आंदोलन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा क्वेश्चन मैंने बताया है इसमें, उसे आप इम्पोर्टेंस के साथ करेंगे। चलिए, तो आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करेंगे, लाइक जरूर करें, एक लाइक से प्रोत्साहन मिलती है। और जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक करें। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और कमेंट कर मुझे सुझाव जरूर दें, आपकी सुझाव मेरे लिए सराहनीय है। चलिए, बाय बाय।